चलिए, तो बात नहीं, तो कल के क्लास में हम लोगों ने, एकदम शांत हो जाओ, कल हम लोगों ने दो चीजें सीख ली थी। कल हम लोगों ने एनर्जी बनाना सीख लिया था, एकदम शांत। कल एनर्जी बनाना सीख लिया था, और एनर्जी बनाने के हमने दो तरीके सीखे थे। दो तरीके। पहला तरीका था नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, और दूसरा था साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो दो टेक्निक से अपने पास दो तरीके थे जिससे हमने एनर्जी को फॉर्म किया था। एक बार चलो फटाफट से सारे बच्चे डिफरेंस बताओ, इसके डिफरेंस इन दोनों के बीच का। चलो, पहला डिफरेंस लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। कोई डिफरेंस लोकेशन, कौन सा चीज कहां होता है? ग्रेना, ग्रेना के कौन से? मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, वेरी गुड, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, बहुत बढ़िया। और ये कहां होता है? स्ट्रोमल लैमेले। चलो, ये कहां होता है? इसके पास क्या क्या होता है? PS1 भी होता है और PS2 भी होता है, लेकिन यहां सिर्फ क्या होता है? PS1 ओनली। और बताओ, बिल्कुल, यहां फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, और यहां पे फोटोलिसिस नहीं होगा, नो फोटोलिसिस, नो फोटोलिसिस। अगला डिफरेंस बताएंगे। बिल्कुल, यहां ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, मतलब निकलेगा, यहां प्रोटॉन भी निकलेगा, यहां इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। बोलो, नहीं समझे? लेकिन यहां पे ना ही ऑक्सीजन इवॉल्व, ना ही प्रोटॉन, और ना ही इलेक्ट्रॉन, मतलब वाटर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, वाटर ही नहीं टूटता तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगला डिफरेंस, बिल्कुल सही, यहां पे एक ATP बनेगा एंड 1 NADPH, और यहां ओनली ATP, और वो भी कितना? तो 2। एंजाइम, यहां एंजाइम लगता है कौन सा? NADP, रिडक्टेज। और ये कौन सा बच्चा? नो एंजाइम। क्या ये डिफरेंस क्लियर है? यहां तक की बात अपन ने कर ली थी कल ही। आओ आगे बात करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बच्चा हमारा, आज है अपना डार्क रिएक्शन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डार्क रिएक्शन। जी, एक NADPH। हाँ, डार्क रिएक्शन की हम बात करें तो अब हमको करना क्या है? अब हमको खाना बनाना है, खाना बनाना है। अब तक हमने एनर्जी बना लिया, मतलब हमने कमाई कर ली, खूब कमाया हमने, ATP कमा लिया, NADPH2 कमा लिया, सब कमा लिया। अब बनाना है खाना। अब खाना बनाने के लिए आपने जो एनर्जी कमाई थी, वो अब एनर्जी सबको इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है, स्पेंड करना है। तो जितनी भी एनर्जी कमाई अब सब खर्च होने वाला है। अब ये काम दो तरीके से होता है, ध्यान से सुनेंगे। अब इसके दो रिएक्शंस होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। C3 साइकिल, और दूसरा होता है C4 साइकिल। ठीक है, मतलब अब अपने को खाना बनाना है, तो खाना बनाने के दो तरीके होने वाले हैं, एक C3 और एक C4। अब यहां पे ये C3 का मतलब क्या है? C3 का मतलब है हमारे पास जो प्रोडक्ट है, उसमें कार्बन के नंबर कितने हैं? 3 हैं। और यहां जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट, उसमें कार्बन के नंबर कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? C4 साइकिल। और इसका नाम क्या पड़ा? C3 साइकिल। तो ये C3 और C4 का लॉजिक यही है कि नंबर ऑफ कार्बन के बेस की बात करता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन आपके प्रोडक्ट में आएंगे। आ रही बात समझ में? दूसरी बात, अब जरा लोकेशन की बात करें तो लोकेशन देखो, ये जो बेटा ये वाला काम, ये होता है अपने मेसोफिल सेल में। कहां होता है? मेसोफिल सेल में। लेकिन ये जो है, ये मेसोफिल के साथ साथ बंडल स्थित में भी होता है, बंडल
सिथ में भी होता है। अभी सब बताऊंगा, अभी तो बस एक बेसिक सा डिफरेंस समझा रहा हूं आपको। अगला डिफरेंस ये है कि ये ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, मतलब धरती पे जितने भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते होंगे उनमें सब में क्या पाया जाता है? C3। लेकिन ये है ओनली इन सम प्लांट, ये सिर्फ कुछ प्लांट में ही पाया जाता है, लाइक मेज एंड सोरगम। मेज एंड सोरगम में सिर्फ पाया जाएगा, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ये जनरली ट्रॉपिकल रीजन के होते हैं, टेम्परेट ट्रॉपिकल, ठीक है, तो ये वहीं पाए जाते हैं और यहां पे ये केस होता है। सुनो, और अगली बात है बाबू, ये थोड़ा सा ना लेस एफिशिएंट है, ये लेस एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट, मतलब इसमें जो काम होता है ना बहुत तगड़ा वाला नहीं होता, काम चलाऊ होता है, लेकिन इसमें जो काम बनता है प्रोडक्ट वो मोर एफिशिएंट है, बहुत अच्छा बनता है प्रोडक्ट। रेयर है लेकिन प्रोडक्ट तगड़ा बनाएगा। अब रीजन सुनो, ये लेस एफिशिएंट इस वजह से है क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होता है। अब ये फोटो रेस्पिरेशन को तुम फिलहाल ये समझो, ये प्लांट का दुश्मन है, प्लांट का दुश्मन ऐसे समझ लो फिलहाल, तो प्लांट का क्या है? दुश्मन है। अब प्लांट का दुश्मनी अगर बढ़ा रहे हो तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम। तो यहां बताओ ये एफिशिएंट ज्यादा है तो मतलब दुश्मनी क्या रही होगी? कम। तो यहां फोटो रेस्पिरेशन क्या रहेगा? कम रहेगा। यहां फोटो रेस्पिरेशन कम रहेगा, एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। ये कुछ बेसिक से आपके डिफरेंसेस हैं जो आपको अभी समझने हैं। चलो अभी नोट वोट मत करो, अभी तो मैं पूरी कहानी सिखाने वाला हूं आपको। ये तो बस अभी चैप्टर के स्टार्टिंग से कुछ चीजें थी जो मैंने अलग अलग समझाई आपको। अब आते बाबू अच्छे से C3 समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अपने पास है C3 साइकिल। C3 साइकिल को जो है हम मेल्विन केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। मेल्विन केल्विन साइकिल साइंटिस्ट का नाम पे रखा गया था, साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन केल्विन। अशरफ कहां खो गए बेटा? इधर देखो, इधर ध्यान दो। इसको हम बोलते हैं मेल्विन केल्विन साइकिल। सुनो, एक साइंटिस्ट थे, मेल्विन केल्विन नाम था उनका। वो दौर था वर्ल्ड वॉर का, 1939 से लेके 1945 के बीच वाला दौर। पूरा विश्व जो था वर्ल्ड वॉर में लगा हुआ था। उसी दौरान एक घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना, जापान पे बॉम्ब का अटैक, हिरोशिमा नागासाकी, 6 अगस्त 8 अगस्त 10 अगस्त के बीच में जो घटना हुई थी। इसी वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान पे क्या भेज दिया था? कौन सा बॉम्ब? एटम बॉम्ब। क्या कर दिया था? ब्लास्ट किया था। एटम बॉम्ब, एटम या न्यूक्लियर? हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब? यही नहीं क्लियर है। कोई बॉम्ब था, पटाखा कौन बोला रे? पटाखा छोड़ा था, पटाखा छोड़ा था है? बेहुदा सब। कौन सा पटाखा? चुटपुटिया वाला? रे आज भी जापान के लोग उस एरिया में ना पैरालाइज पैदा होते हैं, आज भी। इतने तगड़े रेडिएशन निकले थे उस टाइम पे। उस टाइम पे तो लोग यूं मरे थे कि जो आसपास, जिसके आसपास में बॉम्ब गिरा था ना, उस रेडियस के लोग ऐसे मरे थे कि उनको पता ही नहीं चला वो मर गए। मतलब वो मौत भी कितनी प्यारी होगी ना जब पता ही नहीं चला। मतलब वो कुछ कर रहा है, एकदम से आंखें खुली उसकी, दिखा ये तो जन्नत में पहुंच गया। ये क्या हुआ? कब हुआ? अबे थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन दे देते, अबे थोड़ा रेंगते हम, थोड़ा खून वून आता, थोड़ा चिल्लाते, पानी मांगते, कुछ नहीं मौका दिया। मतलब इंसान वेपराइज हो गया था बाबू, वेपर, भाप। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, भाप बन गया। ऐसे मूवीज में देखा होगा आपने, इंसान ऐसे गायब नहीं होता, भाप बन जाता, वैसे हो गए थे इंसान। इतनी हाई जो थी ना एनर्जी रिलीज हुई थी, इतनी हाई टेम्परेचर का इन्वायरमेंट हो गया था वहां पे, बहुत तगड़ी वाली। मतलब अमेरिका ने मतलब काम कर दिया था बहुत बढ़िया वाला उस टाइम पे ना। मतलब काम तो गलत था, लेकिन जो लोग मरे थे, हालांकि मरना तो सबको था, लेकिन कुछ उस समय से जो पहले मरे थे, जो बूढ़े लोग होंगे तो बड़ी मस्त हो गए होंगे, वो खुश थे ऊपर जाके। वो क्यों खुश थे? क्योंकि उनको वैसे भी कुछ टाइम के बाद बहुत बेदर्द वाली मौत मिलनी थी, लेकिन उनको पता ही नहीं चला, एकदम मस्त वाली मौत मिली उनको ना, एकदम कहते ना मुकम्मल मौत, वो मिल गई थी। तो उसी टाइम पर केल्विन जो थे ना, अब चूंकि पूरे दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अलग अलग आपके बॉम्ब, अलग अलग कहते हैं ना हथियार जो थे ना उस टाइम यूज किए जाते थे।
और चूंकि उस टाइम साइंस अच्छा खासा डेवलप हो गया था, तो सारे हथियार जो थे वो मैक्सिमम रेडियो एक्टिव थे। रेडियो एक्टिव का मतलब बहुत गंदे नुकसान पहुंचाने वाले। और इमेजिन करो अगर अभी वर्ल्ड वॉर होगा ना, 1 घंटा में दुनिया समाप्त। 1 घंटा में दुनिया समाप्त हो जाएगा, धरती खोखला हो जाएगा, जंगल झाड़ी नदी पोखरा सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। एक एक चिड़िया भी उड़ रही होगी ना, कितना वो हाइट पर, वो ऊपर के ऊपर खत्म हो जाएगी। इतना गंदा वाला अगर सिचुएशन बन जाए, अगर अभी वॉर हो जाए तो। इसलिए डर होता है इस टाइम पे, डर लगा रहता है, इसलिए कोई जल्दी देश एक दूसरे से नहीं उलझता है। लेकिन ये बात अपने पड़ोसी मुल्क को समझ नहीं आती, पाकिस्तान को, क्योंकि उसके हिसाब से धरती तो फ्लैट है, ठीक है। तो इस कोना से मार खाओगे तो उसको ना पहुंच जाओगे। उस गधे को ये तो पता होना चाहिए धरती गोल है, तो गोल धरती पता होगा तब ना उसको पता चलेगा कि कहीं घूमेंगे तो यही ना आएंगे। उसको लगता धरती है फ्लैट, तो इस कोना से मारत मारत अगर हिंदुस्तान दौड़ाएगा तो दौड़ के हम उसको नहीं भाग जाएंगे, हम बच जाएंगे। ऐसा कौन सोचता है? पाकिस्तान। या पाकिस्तान को चुल रहती है। और डर भी हम लोग इसलिए रहता है कि उसके पास बॉम्ब है, बॉम्ब तो बना लिया लेकिन उसको कोई मैनेज करने वाला कोई है नहीं वहां पे। उसको इतना पता है कि बस लड़ाई होगा तो छोड़ देना है। अब उसको ये भी नहीं पता है कौन दिशा में छूटेगा, क्या पता कहीं घूम फिर के उसी के यहाँ छूट जाए, उसको इतना नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसलिए बाकी दुनिया पाकिस्तान से सिर्फ इसलिए डरता है कि उसके पास कोई इंजीनियर नहीं है, तो कहीं भी कुछ भी छोड़ देगा। लड़ाई हिंदुस्तान से होगा, बम छोड़ देगा चाइना पे, चाइना वाला कहेगा हमको क्यों लपेटा बे तो कहेगा भैया वो गलती से ना इधर का उधर पहुंच गया। तो ऐसा है पाकिस्तान। इसलिए जब पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो पूरा देश सावधान हो जाता है। तो पाकिस्तान को लगता है हमसे डर गया, लोग खुश हो जाते, उसके देश में उसके आवाम में ना खुशी का माहौल हो जाता है। ए पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा पाकिस्तान अमर रहे। अबे घंटा, तेरे से कौन डरता है रे? बस ये डर होता है कि तू कहीं पड़ोसी कहीं मार किसी और से है, अब मार किसी और को दोगे तुम, तो थोड़ा सा टेंशन रहता है पाकिस्तान को लेकर। लोग सेंसिटिव रहते हैं। गंवार देश है ना, समझदार उद्देश्य होता तो आदमी बात से भी समझाता। अब तुम वहां बात भी करोगे तो अलग नतीजा निकल जाता है। तुम वहां के जनरल से अगर बात करने जाओगे, जनरल आता है वहां, तुम बात करने जाओ तो 2 मिनट तो तुम्हारी बात सुनेगा। उसके बाद पीछे जैसे उठ के जाएगा तो पीछे लोग समझेगा हमला करना है, तो पूछेगा कि क्या सर हमला करे, बॉम्ब चला दे सर? अबे भाई बात करने आया था वो। अब बात में यही मतलब पाकिस्तान के अंदर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, वो बात करना नहीं जानता। ना डिसिप्लिन आता है उसको, ना बतियाने आता है, ना लहजा पता है, ना कोई तर्क वितर्क कर सकता है, ना कोई टेक्निकल नॉलेज है उस गधे को। तो कुल मिला के कुछ नहीं। अब खाली बिरयानी से देश थोड़ी चलता है। खाली एक चीज पता है, खा बिरयानी खाओ और सोतो दिन भर, और सुबह उठ के जय पाकिस्तान करत रहो अपना, पाकिस्तान जिंदाबाद जो भी है। है गधा देश था उस टाइम पे, समझदारी लोगों को नहीं था, तो पहले उसी को उड़ा देता था। तो मेल्विन कैल्विन क्या था ना, उस टाइम पे रेडियो एक्टिविटी बहुत पूरे विश्व में फैली हुई थी। तो उसने ना ये कहता ना आपदा को अवसर बना देना। तो मेल्विन कैल्विन ने उस रेडिएशन को यूज किया और उसको देखा कि प्लांट के ऊपर कराया। किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। और प्लांट था उस टाइम पे अलगा। एक अलगी लिया और अलगी के ऊपर एक रेडिएशन करा के चेक किया, एक रिएक्शन करा के चेक किया। और उस रिएक्शन से ये पता चला उसको कि प्लांट जो है खाना किस तरीके से बना सकता है। मतलब ये अब तक तो कंफर्म हो गया था कि एनर्जी किस तरीके से बनता है, बट खाना कैसे बनता है इसका भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया था। तो इसने उस रेडिएशन का इस्तेमाल किया। मतलब पूरी दुनिया लड़ रही थी और ये उस भाई साहब उस लड़ाई के दौरान रेडिएशन को यूज करके एक रिसर्च कर रहे थे, जो आज हमारे सिलेबस का पार्ट हो गया। समझ रहे हो ना? तो ये थे वो मेल्विन कैल्विन। सोचो कितनी मुश्किलातों का उनको सामना करना पड़ा होगा। तो इमेजिनेशन समझ लो। तो वो आपदा को अवसर बनाने की बात होती है। अब देखो हुआ क्या था इसमें, मैं समझाता हूं कहानी। इसी टाइम पर एक एंजाइम है बच्चा, उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। एक एंजाइम है रुबिस्को। अब रुबिस्को एंजाइम देखो क्या है भाई, इसका फुल फॉर्म है रुबिलोज बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट ये बीएसफी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, इसका फुल फॉर्म है। अभी लिखवाता हूं। ये दुनिया में बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। अभी कहा सर एंजाइम है, तो गधेड़ो एंजाइम प्रोटीन ही होता है, ये तो पता है ना। अगर ये भी नहीं पता है तो अभी बहुत वक्त है। एंजाइम क्या होता है बाबू? प्रोटीन होता है। ठीक है, तुम्हें से ये बात कितनों को बच्चों को नहीं पता थी? टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था, ईमानदारी से। चलो बहुत अच्छा बच्चा ही एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी हमको पता है जिसने हाथ नहीं उठाया तुम सब हो, लेकिन तुम थोड़ा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रख के नहीं उठाते हो हाथ। तुमको पता था रीत? एंजाइम प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन
गधेड़ा अलग चीज होता है। चलो तो सुनो मेरी बात। तो ये जो रूबिस्को है ना बच्चा, ये वैसे एंजाइम है, लेकिन बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट, लिख देता हूं याद कर लेना, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्या, बायोस्फीयर, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन। ये जीके का भी क्वेश्चन है और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, तो दोनों को अच्छे से याद करें। दोनों के लिए पूछे आपसे कोई, धरती पे सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन, लिविंग धरती पे, मतलब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब जहां पे लाइफ पॉसिबल है। अब जाके चांद पे मत ढूंढना। सर आपने तो कहा था दुनिया में सबसे, दुनिया नहीं बोला मैंने भाई, पहले तो बता रहा हूं, मैंने वहां बोला जहां लाइफ है, जहां पे लाइफ है। अब कहो सर नाली के पानी में ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढ सकते हो, क्योंकि वहां भी बैक्टीरिया वगैरह है, वहां भी अलगल है, तो वहां भी लाइफ है, तो वहां भी ढूंढोगे। लेकिन वहां मत जाना जहां पे लाइफ ना हो। तो मैंने बायोस्फीयर वर्ड मेंशन किया है। बायो का मतलब लिविंग, बायोस्फीयर मतलब वहां जो, वो एक स्फीयर, वो एक गोला, वो एक मंडल जहां पे लाइफ पॉसिबल है ना, तो उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब देखो भाई यहां पे होता क्या है, अब देखो भाई खाना कैसे बनेगा। अच्छा एक बात बताओ भैया, जो भी कमाया है तुमने, क्या क्या कमाया है, एटीपी कमाया है, एनएडीपीएच कमाया है। अच्छा मैं अब एनएडीपीएच को एटीपी बोलूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तुम्हें पता है वो चेक है सर, और चेक को अगर अपन खुला करेंगे तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं अब सिर्फ एटीपी वर्ड बोलूंगा और तुम समझ जाना। बोलो, मैं अगर एटीपी बोलूंगा तो तुम समझ जाना। देखो अब क्या है कहानी, सुनो यहां पे ध्यान से, बड़ी अच्छे से समझना। अब ये जो भी काम हो रहा है, ये खाना बनाने का काम हो रहा है C3 तरीके से, और ये हर प्लांट में होता है। दुनिया का हर वो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसके अंदर ये साइकिल चलेगा। सिर्फ वो प्लांट नहीं कर सकता जो शो प्लांट होते हैं, प्लास्टिक वाले घर में लगाते हो, उसमें ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस करेंगे सिर्फ वही प्लांट C3 करेंगे, और डेफिनेटली करेंगे, एक भी एक्सेप्शन नहीं है। समझे मेरी बात? एक है कैंप वगैरह है, बट जनरली तुम अपने सिलेबस में ये समझो कि देयर इज नो एक्सेप्शन। ये पूरा एकदम सही बात है। अब देखो होता क्या है, सुने मेरी बात को बड़ी ध्यान से। सबसे पहले इसमें C3 इसका नाम पड़ा क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे पहले एक कंपोनेंट होता है, उसका नाम है RUBP। अब RUBP का फुल फॉर्म होता है रूबिलोज बिस फॉस्फेट या बाई फॉस्फेट, रूबिलोज बाई फॉस्फेट। अब इसमें जो कार्बन की संख्या होती है ना भैया, वो होती है 5। कितने कार्बन होते हैं? 5 या 5। अब क्या करता है, प्लांट का नेचर क्या था, बाहर से किसको फिक्स करता है? अरे CO2। खाना कब बनता है? रात में। दिन में भी बनता है, गधड़ों बताया था, डार्क रिएक्शन दिन और रात दोनों होता है। लेकिन CO2 का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा कहां होता है, कब होता है? रात में। तो रात में पेड़ के आसपास CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? ज्यादा। इसलिए कहते हैं रात के टाइम पर पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। लोग उसको ये समझ लेते हैं नहीं सोने चाहिए, इसका मतलब भूत पिचास वाला लॉजिक है। एक्चुअली कोई भूत पिचास का लॉजिक नहीं होता, ये CO2 का लॉजिक होता है। अब इसका रीजन समझो। भूत पिचास क्या है? भूत चुड़ैल जो भी है, ये डरते हो ना, ये दिमाग का वहम है। अब ये वहम भी कैसे पैदा होता है? तुम रात में गए किसी बरगद के पेड़ पे या किसी पीपल के पेड़ के पास, जो कि बहुत बड़े होते हैं, तो अगर जितना बड़ा पेड़ होगा, क्या वो उतना ज्यादा CO2 फिक्स करेगा? जितना ज्यादा CO2 फिक्स करेगा उतना ही ज्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचेगा उस दौरान वहां पे अगर खड़े हो तो। अब मान लेते हो तुम पीपल के पेड़ जो खटिया लगा के सो जाते हो रात में, मान लेते हैं, तो वहां तो CO2 एकदम से बढ़ गया। लेकिन CO2 क्या तुम्हारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है कि नहीं है? तुम क्या करोगे? CO2 लेना स्टार्ट, तुम्हारे बॉडी में CO2 जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो CO2 तुम्हारे दिमाग को जो है कहीं ना कहीं हैंग करना स्टार्ट करेगा, तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा। अब तुम्हारा दिमाग अगर हैंग हो जाएगा तो तुम्हें अनाप शनाप दिखना लगेगा। भाई दिमाग जब हैंग होता है तो यही तो होता है, मतलब अंडे का संड होने लगता है, दिमाग में चलने लगता है, चीजें उल्टा होने लग जाती है। तो आपको कोई नॉर्मल इंसान भी अगर जाता होगा ना, अब तो ये भूत जा रहा है, एक्चुअली भूत नहीं जाता, तुम्हारे दिमाग खराब हो गया उस टाइम पे, और तुम्हें भूत चुड़ैल नजर आने लगती है। और जो बचपन में कहानियां सुनने लगते हैं हम लोग, वो सच लगने लगता है बेटा। तो रियलिटी में कोई भूत पिचास नहीं होता, सब CO2 का असर होता है। तुम वही देखो ना, तुम घर में सो रहे हो, तुम्हें भूत पिचास नहीं मिलेगा। छत पे सो जाओ, अलग ही भूत दिख जाता है लोग को। द्वार पे सोते तो अलग ही भूत दिख जाता है। और फिर वही गांव देहात में लोग उसको कहानी बनाना स्टार्ट करता है। अगले सुबह उठेगा, पहले कहानी सुनाएगा, हम सुतर नहीं, वो कुत्ता करिया है। एक बात बताओ, करिया कुत्ता क्या दिन में गोरा हो जाएगा? भाई दिन में भी तो करिए रहेगा, लेकिन रात में ऐसा कौन सा करिया हो गया अलग से? तो रात में आपका दिमाग थोड़ा सा खराब था, तो इसलिए आपको करिया चीज और करिया लगा।
और आप डर गए और फिर आप कहानी बनाएं और फिर बच्चों तक ये पहुंचाएं गलत इन्फॉर्मेशन और बच्चे भी अपने जनरेशन में पहुंचाएंगे और ये जनरेशन से पहुंचता चला गया और लोग डरते चले गए। अब देखो अब क्यों नहीं भूत दिखता इस साइंस के जमाने में? तुम एक बात देखना, हम लोग के जनरेशन में भूत पिशाच की बातें कम होती हैं, लेकिन भाई हमारे दादा परदादे या हमारे पापा लोग के जनरेशन भूत की बातें बहुत होती थी, क्योंकि वो लोग उतना साइंस के बारे में नहीं जानते थे। अब वो लोग फुलवारी में जाते थे, रखवारी करना, फुलवारी में रह जाते थे। हाँ, अगर फुलवारी में कोई गाछ में पेड़ में आम लगा होगा, जो कुछ फल लगा होगा, तो पूरी रात रखवारी करते थे मचान बना के। अब अगर तुम CO2 में रखवारी करोगे तो तुम्हारा दिमाग तो खराब हो भी करेगा ना। अब तुम आम तो बचा रहे हो लेकिन वो कहानी अलग बनवा रहे हो तुम। इसीलिए उस टाइम पे मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुआ कि आज भी एक कहते हैं ना मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हमारे इन्वायरमेंट फैला हुआ है कि भूत पिचास होता है। लेकिन तुमको ये लॉजिकली समझना है, देयर इज नो एनी भूत, देयर इज नो एनी पिचास, देयर इज ओनली CO2 जो रात में रिलीज होता है और तुम्हारा दिमाग उससे खराब हो जाता है। ठीक है, तो अगर जिंदगी में किसी को भूत दिखाना है तो रात में उसको पीपल के पेड़ के पास या बरगद के पेड़ के पास घुमा दो, क्योंकि जितना बड़ा पेड़ उतना बड़ा CO2, उतना ज्यादा दिमाग खराब, उतना ही बड़ा उसको भूत दिखेगा। ऐसा होता है। ठीक है, तो समझ गया भूत के बारे में क्या होता है भाई? तो ये पढ़े लिखे लोग भूत की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि पता होता है भूत इज नथिंग, इट जस्ट लाइक अ फिल्मी ड्रामा है। चलो इधर ध्यान दो, ऊपर से बचा खुचा बॉलीवुड दिखा देता है अलग से भूत, पता नहीं कहां से। ठीक है, अब RUBP देखो भाई, इधर ध्यान दो। तुम लोग कौन से कहानी में चले गए? कहानी सुना रहा है सौरभ, कहानी सुना रहा है। अच्छा इधर ध्यान दो, तो RUBP ने क्या करा? अब बस, तो RUBP एक ऐसा बच्चा केमिकल, सुन लो बढ़िया साइंस समझ में आ जाएगा, मतलब 15 मिनट का टॉपिक है, दोनों समाप्त हो जाएंगे आपके C3 C4। तो आज ये खेल खत्म करके अपन चैप्टर माइंड कर लेंगे। सुनिए, तो क्या होता है बेटा, RUBP जो 5 कार्बन का कोई कॉम्प्लेक्स है ना, ये बाहर से किसको फिक्स करेगा? CO2 को। तो बाहर से CO2 को पकड़ के लाएगा ऐसे और खुद से जोड़ लेगा। लेकिन ये काम जो है, ये काम कौन सा एंजाइम करवाएगा? RUBISCO, ये वही एंजाइम है जो ये काम करवाने वाला है। मतलब अगर रुबिस्को ना हो तो कभी ये चीज जो है फिक्स नहीं हो पाएगा। तो यहां क्या बनेगा? अब अगर ये 5 है और ये 1 मिल गया तो क्या हमारे 6 कार्बन बनेंगे? अरे बोलो गधो, 6। तो वो 6 एक साथ नहीं बनते, वो जो 6 है ना स्प्लिट हो जाते हैं। मतलब बनेगा तो 6 कार्बन, वो तो आप समझ ही गए होगे, 5 और 1 6 कार्बन। अरे हाँ या ना? अब ये स्प्लिट हो जाएगा, मतलब 2 भाग टूटेगा, तो एक 3 कार्बन और एक 3 कार्बन। इसका नाम होगा PGA और इसका भी नाम होगा PGA। PGA का मतलब होता है फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसका जो कार्बन नंबर होता है इसमें कितना होता है? 3। ये 3 कार्बन नंबर कैरी करता है। अब ये बन गया PGA। अब PGA का होगा रिडक्शन। अभी क्या हुआ? अभी हमने क्या करा? अभी हमने करा कार्बोक्सिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब क्या होता है? कार्बन का ऐड होना। अगर किसी रिएक्शन में कार्बन ऐड हो रहा है, ये ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। अगर किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है तो रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? कार्बोक्सिलेशन। और अगर किसी रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इट विल बी कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। पानी का ऐड होना हाइड्रेशन और पानी का निकलना डिहाइड्रेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजन का बाहर निकलना डीऑक्सीजनेशन। तो साइंस में डी वर्ड का मतलब हमेशा क्या होता है? रिमूवल। और अगर डी वर्ड हटा दो तो एडिशन हो जाता है। तो यहां पे कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ। अब यहां पे होगा रिडक्शन अगले फेज में। अब अगले फेज में हो रहा है रिडक्शन। तो जरा समझिए रिडक्शन क्या क्या करता है। देखो भाई, थोड़ा केमिस्ट्री सीखो। देखो थोड़ा आगे समझाता हूं। अपने पास है एल्कोहल। क्या है बच्चा? एल्कोहल। एल्कोहल का जब भी रिडक्शन करोगे तो वो देता है एल्डिहाइड। क्या देता है बच्चा? एल्डिहाइड। मतलब एल्कोहल का रिडक्शन हमेशा एल्डिहाइड देगा। अच्छा, एल्कोहल का ही रिडक्शन तुम्हें, सॉरी रिडक्शन कह रहा हूं, ऑक्सीडेशन। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देगा और एल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन तुमको कीटोन भी देता है। क्या देता है? कीटोन देता है। अब जरा समझें, तो मैं कह रहा हूं कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन तुम्हें एल्डिहाइड दे रहा है और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन तुम्हें कीटोन दे रहा है। तो मैं यूं कह सकता हूं क्या कि कीटोन का रिडक्शन मुझे क्या देगा? एल्कोहल। और एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या देगा हमको? बोलो, एल्कोहल देगा कि नहीं देगा? अब तुम पूछोगे ना भैया इस एल्कोहल में अंतर क्या है? आखिर एल्डिहाइड कीटोन में तो डिफरेंस है। इसमें यह अंतर है कि ये एल्कोहल 1 डिग्री है और ये एल्कोहल 2 डिग्री है। अरे डिग्री भी तो पढ़ के आ रहे हो।
तो 1 डिग्री अगर अल्कोहल होगा तो तुमसे क्या बना के देगा तुम्हें? एल्डिहाइड। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या बना के देगा? कीटोन। जैसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो, अच्छे से फील आ जाएगा तुम्हें। देखो अपने पास CH3 CH2, ओपन करके समझाता हूं, अच्छे से फील होगा। देखो भाई, ये अपने पास अल्कोहल है। बताओ कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल है? 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री, 2.5 डिग्री, 3 डिग्री, 3.5 डिग्री, 4 डिग्री, 4.5 डिग्री। इतने सारे ऑप्शन दे दिए। 1, सवा, पौने, ढाई, क्या ये वाला 4 डिग्री। वेरी गुड। कितने डिग्री बच्चा? 4। तुम अगर पाकिस्तान में हो तो तुम्हें गोली मार दिया जाता इस जवाब के बाद, ठीक है? हाँ, बॉम्ब गिराया जाता तुम पे। आइंदा से बोलना मत ऐसा। बताओ भाई क्या डिग्री है? 1 है। ओम 2 डिग्री। कितने? अच्छा बताओ कितने 2 डिग्री के साथ जाएंगे? 2। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पूरा है। 1 2 3 4 5 6 1। और कितने 1 के साथ जाएंगे? अब बाकी 3rd 4th 5th के साथ बिल्कुल गधो, ये 1 डिग्री है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कैसे डिग्री चेक कर दे? ये आता है नहीं आता? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे देखो ना, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। अच्छा 1 को ही प्राइमरी बोलते हैं क्या? बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ, अगर तुम जवाब दे सको तो दो, है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत तो बताओ। बताओ ये दोनों कितने कितने डिग्री हैं? अरे भाई दोनों सेम थोड़ी, अलग अलग है यार। सेम है या डिफरेंट है? श्योर? लॉक करें? भाई दोनों मुझे तो अलग अलग लग रहा है यार। चलो देखो, कुछ भी हो तुम अपने कंसेप्ट पे टिके रहो। ये क्या है भाई? फंक्शनल ग्रुप और उसके साथ लगा हुआ कार्बन। ये रहा फंक्शनल ग्रुप उसके साथ लगा हुआ कार्बन। तुम अपने कंसेप्ट पे टिके रहो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या जुड़ा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ेगा ना? बहुत बढ़िया, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है? एगो ये वाला, एगो ये वाला। तो बताओ क्या डिग्री है? अब इसको देखो, ये कितना? एक इधर और एक इधर, तो ये भी क्या हो गया? अरे बोलो, अगला क्वेश्चन पूछे? पक्का? झूठ तो नहीं बोलोगे? अरे झूठ तो नहीं बोलोगे, गलत तो नहीं बोलोगे? मान विश्वास कर ले? नहीं करे विश्वास? चलो ये बात तो तुमने सिखा दिया कि आज के समय पे किसी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम तो फिर भी नालायक लोग हो। ना प्यार करो झूठा। अरे सुन तो लो पहले। ना प्यार करो झूठा, ना इश्क करो फर्जी। ना प्यार करो झूठा, ना इश्क करो फर्जी। अब मैं नहीं सुना रहा, मेरी शायरी मेरी मर्जी, इधर ध्यान दो। हो गया, यही तो था शायरी। ठीक है भाई, इसका डिग्री क्या हो गया? 3। तो भाई ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये क्या है? तो तुम्हें याद क्या रखना है? 1 डिग्री का अल्कोहल हमेशा क्या देगा? और 2 डिग्री का अल्कोहल हमेशा क्या देगा? तो तुम्हारे हिसाब से 3 डिग्री का अल्कोहल कार्बोक्सिल देना चाहिए। भाई फ्लो में बोल दो, क्या दिक्कत है? अरे बोलने में पैसे थोड़ा लगते हैं, बोल दो। बाद में कहीं कुटा जाओगे तो बात अलग है। भाई बात सुने, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देगा ऑक्सीडेशन से, ये बात सबको पता होनी चाहिए। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देगा, ये बात भी पता होना चाहिए। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल जो है, अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन कराओगे
इसका अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो तुम्हारे पास कोई कार्बोनिल की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें यहां एल्कीन मिलेगा और निकलेगा जल, और किसी रिएक्शन में निकलता है जल, नल जल कल योजना, तो उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अरे क्या बोलते हैं उसको? डिहाइड्रेशन। आप भोजपुरी में क्या बोलते हैं? मुंह पेट चलना। कभी चला है? आदमी चल जाता है कभी कभी चलते चलते, बहुत खतरनाक चीज होता है। ठीक है, हाँ। अरे यार तुम विष्णु, तुम बहुत मार खाओगे। हरकतें नहीं, देखो समझ आ गई बात? तो 3 डिग्री अल्कोहल का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन सिर्फ किसका किसका होता है? 1 डिग्री का और 2 डिग्री का। तो एक बात बताओ, अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड गए तो क्या हुआ? क्या हुआ विभा? तो अगर रिवर्स जाओगे तो क्या होगा? यही तो होता है यार। अगर आप इधर से इधर ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो तो उसी काम को अगर उल्टा करो तो रिडक्शन हो जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड करते हो, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। भाई दोनों बात सही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन। और अगर दोनों कांड किसी एक ही रिएक्शन में चल जाए तो रिडॉक्स कहलाता है, और किसी एक ही मॉलिक्यूल का दोनों कांड हो जाए तो डिस्प्रोपोर्शन कहलाता है। पता है तो बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा मैंने बोल दिया? अच्छा, मतलब मैंने बोल दिया इसलिए तुमने नहीं बोला, वरना तुम्हें तो सब पता है ना। हमको एक बात बताओ बाबू, तुम लोग की ऐसी कौन सी कहानी है जो नॉन स्टॉप चलती रहती है, खत्म ही नहीं होती है? नहीं अभी नहीं बता, मैं देखता हूं, मतलब बहुत कुछ है क्या इंपॉर्टेंट सी बात जो कभी खत्म नहीं होगी? क्या नाम है तुम्हारा? फिजा। फिजा बच्चे, कौन सी कहानी है आपकी, बताओ। आज ये आवाम जानना चाहती है इस कहानी को। नहीं जानना चाहते हो? ठीक है, कान बंद करो, मैं सुनूंगा। ठीक है, तो जो कहानी है ना, कहानी सुनाना अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। कल को क्या पता, मान लेते हैं कि आप कल को इसमें कुछ नहीं होता है तो कल को आप कहानी बनाने वाली बन जाए, सुनाए, बहुत पैसे हैं भाई उसमें भी। अरे यार मजाक कर रहे हो यार, बहुत लोग कहानी बना के, कहानी लिख के पैसा कमा लिया, कविता वविता लिख के। तो शर्माने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो बच्चा बताएं, वरना थोड़ा अपार्ट थोड़ा दूरी, एक हाथ की दूरी क्लास में है जरूरी। इधर ध्यान दें, ये समझ आ गया? अब भाई आप बोलोगे सर ये केमिस्ट्री क्यों बता रहे हो? केमिस्ट्री क्यों बता रहे हो सर? बायोलॉजी पढ़ने नहीं पड़ता, आप केमिस्ट्री सिखा रहे हैं? तो जरूरी थी भाई सिखाना। अब देखो, अरे बस थोड़ा घर के लिए ले जाओ भाई, उधर भी दे दियो किसी को, सब इधर फैलाएगा। इधर देखो, तो अपने पास ये ग्लिसरिक एसिड है। अब एक चीज तो भूल ही गया मैं बताना आपको, मेन चीज तो बताया ही नहीं। तो अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। जैसे ये धीरज है, इसको मैंने एक थप्पड़ मारा, क्लास के बाहर गिरा, और तेज मारा, सीधे एमजे कॉलेज के फील्ड में गिर गया। ठीक है, तो जो नॉर्मल थप्पड़ था इसे कहेंगे माइल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर सॉफ्ट या वीक ऑक्सीडेशन। अगर मैं इसको बहुत तेज मार दूं तो ये क्या कहलाएगा बाबू? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो मतलब अगर मैंने प्यार से अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराया, प्यार से, तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। अगर इसी अल्कोहल को स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करा दूंगा, स्ट्रॉन्ग, तो बताओ क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या मैं यूं बोलूंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर स्ट्रांगली रिडक्शन करा दूं इसका, तो क्या बन जाएगा? और अगर कार्बोक्सिलिक को प्यार से रिडक्शन कराऊं तो क्या बनेगा? और अगर एल्डिहाइड को प्यार से ऑक्सीडाइज करा दूं तो क्या बनेगा? नहीं समझ रहा हूं ना यार। अल्कोहल को सुनना, अल्कोहल को अगर प्यार से ऑक्सीडाइज कराएंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन प्यार से कराओगे, एल्डिहाइड। अगर अल्कोहल को स्ट्रांगली कराओगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। अगर कार्बोक्सिलिक को प्यार से रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल प्यार से, स्ट्रांग में अल्कोहल, प्यार से में क्या बनेगा? एल्डिहाइड। आपको एक बात बताऊं, जो शुगर होता है ना, ग्लूकोज, अरे भाई जो ग्लूकोज होता है ना वो एल्डिहाइड से बना होता है। बहुत मार खाओगे है ना। जो ग्लूकोज होता है वो किससे बना होता है? एल्डिहाइड से। और जो फ्रक्टोज होता है वो किससे बना होता है? सब गोल है सब यार, तुम लोग सब गोल। पढ़ते उड़ते हो कि नहीं तुम लोग घर पे? थोड़ा सा है, सब किताबों नहीं झांकते हो? कहा
भाई सुन लो, अरे सुन लो, पढ़ लो सब थोड़ा बहुत। देखो हम तो जानते हैं वो तुम्हारी औकात तो है नहीं बहुत पढ़ने की, ठीक है? तो एटलीस्ट 2-4 घंटा समय दिया करो। कहानियां खत्म नहीं हो रही। कौन कहानी है रे तुम्हारा लगातार सुनाई जा रही है? चौरसिया है, दिव्या चौरसिया, खाना खाती है बसिया है। चलो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बस बस बच्चा, कोई अगर बोल दिया इसको, कोई अगर बोल दिया तो अपना समझ लेना, मैं यहां पढ़ा रहा हूं ध्यान से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इधर ध्यान से सुनो। अरे कोई बोलेगा ना तो हमको बता देना, नेक्स्ट क्लास में हम उसका नाम फिर हम बदल देंगे, तो हिसाब बराबर हो जाएगा, ठीक है? चलो अब भाई यहां सुनो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं कार्बोहाइड्रेट, दोनों होते हैं शुगर, दोनों लगते हैं मीठे, स्वाद में दिखते नहीं है, लगते हैं, ठीक है? पता है आपको दिल्ली में मीठे का मतलब अलग होता है। दिल्ली में अगर किसी को मीठा बोल दो ना भाई मार हो जाएगा, क्योंकि मीठा का मतलब होता है तीसरा जेंडर। हाँ ये मीठा है, अगर कोई बोल दिया मीठा है, अगर हमारे बिहार में बोल दे, हमारी मम्मी लोग बोलते हैं, हमारे गर्लफ्रेंड बोलती है सब हाउस स्वीट, अगर दिल्ली में बोलो हाउस स्वीट तो अगले का ईगो हट हो जाएगा। तो ये थोड़ा ना शब्दों के मर्यादा को ना अपने बॉर्डर के पार करते बदल दिया करें। नहीं हाँ, यहाँ पे जो हम लोग का वो गाली है ना, सी वाला जो गाली देते हैं वो नॉर्मल बोलते हैं हमारे यहाँ, हमारे घर में मतलब सब कोई बोल देता है, लेकिन अगर दिल्ली में वो वाला गाली यूज कर लो तो अच्छा खासा मारपीट हो जाए वहां पे। बढ़िया समझता है, हाँ वही तो कह रहे हैं, यहाँ भाई जी का मतलब साला बहनोई वाला रिश्ता बन जाता है। हाँ बताओ ना, तो यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही तो है। बॉर्डर बदलते सब बदल जाता है, सब्जियों के नाम बदल जाते हैं। अब बताओ अपने यहाँ वो घिवड़ा हम लोग खाते हैं, घिवड़ा बोलते हैं, यूपी साइड में जाओ उसको ना, उसको बोलेंगे तुम लोग वो नेनुआ। अब दिल्ली में जाओ तो उसको बोलेंगे तोरी, तोरी तोरी। अब हमारे यहाँ तोरी सरसों को बोलते हैं, समझ रहे हो ना? ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है। अच्छा छोड़ो, जब तुम चेंज होगे तो सब चेंज हो जाएगा। हाँ भाई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फर्क पता है क्या है? दोनों स्वाद में मीठे हैं, दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं, दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, बस फर्क ये है ना। और तुम ये भी नहीं मानोगे दोनों के फॉर्मूले भी सेम है। इसका भी C6H12O6 और इसका भी C6H12O6। पता है अंतर क्या है? इसमें है एल्डिहाइड, कौन सा ग्रुप है, और इसमें कौन सा? कीटोन। तो अभी मैंने क्या सिखाया आपको कि ये क्या है? ग्लिसरिक एसिड का मतलब क्या? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर तुम रिडक्शन करा रहे हो, क्या करा रहे हो, तो तुम्हारे हिसाब से क्या बनना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन मतलब सॉफ्ट वाला है, क्या बनना चाहिए? एल्डिहाइड या फिर कीटोन? क्या बनना चाहिए? अरे बोलो सबने यार, नो डाउट एल्डिहाइड बनना चाहिए भैया। अरे यार कीटोन की तो बात ही नहीं करते हम कार्बोक्सिलिक केस में। तुम्हारे पास क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो अगर आप बताओ एल्डिहाइड बनेगा तो आपके हिसाब से ग्लूकोज बनना चाहिए या फ्रक्टोज? ऑफ कोर्स सर, अभी बताया आपने ग्लूकोज ही बनेगा। तो यहां क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, खाना ग्लूकोज बनेगा। होता क्या? यही तो बोल रही थी, और क्या पूछ रही थी? अच्छा यही वाला पूछ रही है सब, सब पूरा जितना बड़ा है सब एक बार और। रिकॉर्डिंग चल रहा है, सुन लेना दोबारा, चाहे उसको ना 5 बार सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बोलो, मुंह मत बनाओ, बताओ पूछो। अब तो कोई डाउट नहीं पता है क्या? एक बार और। तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। कार्बोक्सिलिक का कुछ नहीं बनेगा। मैंने कहा यहीं पे खत्म हो गया कहानी, उसके आगे क्या बनाओगी तुम? कुछ नहीं। रिडक्शन, हाँ कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन एल्डिहाइड, तो वही तो बोल रहा हूं मैं अभी। देखो ये वाला बताए हैं, हाँ तो वही तो कह रहा हूं। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक है। इसका क्या कर रहे हो तुम? तो क्या बन गया? ग्लूकोज नहीं बना, वैसे बना क्या? लेकिन एल्डिहाइड को ही क्या होता है? समझ गए? अरे समझ आए। क्या है ताशिफ, लगातार बात की जा रहे हो। और तुम रवि, तुमको भोला वाला समझते, तुम तो गोला निकला रे।
तुम बोला कितना बोलता कर, तुमसे क्या करना है, ऐसा बोला रवि तुम? नहीं यार, अच्छा, चल, तो यहां समझ में आया। अब सुनो, ए शांत हो जाओ भाई यार, शांत हो जाओ। अब देखो होता क्या, सुनो, अब आखिरी फेज समझे। मैंने कहा पहला फेज क्या हुआ यहाँ पे, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा कौन सा हुआ, रिडक्शन। तीसरा को बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। अब जरा रीजनरेशन समझना अच्छे से क्या होता है। देखो अब रीजनरेशन में क्या होने वाला है समझना। भाई बना ग्लूकोज, वैसे ग्लूकोज नहीं बना, इसको हम बोलते हैं ट्राइओस फॉस्फेट। अभी इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैंने ये समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे ग्लूकोज, लेकिन यहाँ एक्चुअली बनेगा ट्राइओस फॉस्फेट। अब इसका मतलब क्या है, सुनो सुनो क्या मतलब हुआ। हाई 3 3 6 हो गया था, लेकिन हाई 3 अलग काम कर रहा है और ये 3 अलग काम कर रहा है। ये 3 वाला रिडक्शन हो गया तो क्या बन गया, ट्राइओस। ट्राइओस मतलब ग्लूकोज ही फैमिली बोलते हैं उसको, तो ग्लूकोज टाइप का कुछ ऐसा यहाँ पे बन गया। लेकिन यहाँ हुआ क्या, ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो गए ना, तो यहाँ पे एक कार्बन जो है वो बाहर निकाल दिया गया। एक कार्बन को क्या किया गया, बाहर निकाला गया। तो इस पूरे रिएक्शन से एक कार्बन को बाहर निकाला गया। ये शुरुआत में कितने थे, 6 में से 1 निकाल दिया तुमने, अब कितने बच गए। तो क्या ये चीज वापस रिपीट नहीं हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। मतलब दोबारा से वो चीज क्या हो गया, जनरेट हो गया, वही चीज दोबारा बन गया। और ये जो ट्राइओस फॉस्फेट था, इससे जो कार्बन निकला, अभी देखो ग्लूकोज के लिए कितना कार्बन की आवश्यकता होती है। तो क्या ये साइकिल में अगर 6 बार चलाऊंगा तो हर साइकिल से कितना कार्बन निकल रहा है, तो क्या 6 बार चलाऊंगा तो कितना कार्बन निकल जाएगा। तो इसीलिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल कितनी बार चलता है, 6 बार। मतलब फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यू मस्ट हैव टू रन केल्विन साइकिल फॉर 6 टाइम। 6 बार चलाना पड़ेगा, क्योंकि each टाइम ऑफ द साइकिल 1 कार्बन विल रिलीज, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6th cycle all 6 carbon will get bonded and formed glucose, because glucose required how much carbon, 6. Is it clear now? अब एनर्जी खर्च कहाँ हुआ, अब एनर्जी खर्च कहाँ हुई, वो भी देखो भाई, काम हुआ कहीं ना कहीं एनर्जी खर्च हुआ होगा। तो इस काम में देखो एडीपी से बनता है एटीपी, सॉरी उल्टा बोल दिया, एटीपी से बनेगा, एटीपी से क्या बन गया होगा, एडीपी। मतलब इस काम में क्या एनर्जी खर्च हुआ है, अरे भाई आपने एटीपी कमाया और यहां पे क्या कर दिया, गंवा दिया। भाई पीछे जितना पढ़ रहे थे कल की क्लास में, साइक्लिक नॉन साइक्लिक सब में एटीपी कमाए थे, और यहां देखो एटीपी गंवा दिया, किस में आ गया, एडीपी। तो क्या एनर्जी खर्च हो गया। ये एक पीजीए के लिए था, तो यहां पे देखो कितने पीजीए चल रहे हैं। अरे इसके लिए अलग रिएक्शन चलेगा, इसके लिए अलग रिएक्शन चलेगा ना, ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शन चलेंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास यहां पे 2 एटीपी खर्च हो गए, क्योंकि एक पीजीए के लिए एटीपी था, तो 2 पीजीए के लिए कितने एटीपी खर्च हुए, 2 एटीपी खर्च हुए, नहीं समझे। और इसी दौरान पे 2 NADPH भी खर्च होंगे, कितने, 2। मतलब एक पीजीए को फिक्स करने के लिए, एक पीजीए को, तुम एक काम करो ना, तुम एक किताब लिखो पहले और उसको पढ़ना बाद में, सुन लो, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, स्लाइड भी बचा रहेगा। अब तुम लिख लोगी तो सुनोगी नहीं है। एक पीजीए को ट्राइओस फॉस्फेट में चेंज करने के लिए कितनी एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ी, 1, और कितनी NADPH2 की भी 1, लेकिन कितना पीजीए है, 2, तो कितना एटीपी हो जाएगा, 2, और कितना NADPH2 हो जाएगा, 2। अरे हाँ या ना। रीजनरेशन जो हुआ, रीजनरेशन बोलेगा कि भाई सब तामझाम खत्म हो गया, अब हम वापस वही बनने जा रहे हैं जो हम शुरू में थे, लेकिन इस काम करने के लिए हम भी वो एटीपी खर्चा करवाएंगे, हम भी उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, खर्चा करवाएंगे। तो साइकिल बोलता है ले ठीक है, तू भी एक एटीपी रख। तो यहां भी क्या होगा, एक एटीपी से क्या बन जाएगा, एडीपी बन जाएगा। ये भी बन गया यहाँ पे, और यहां से क्या निकल गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। समझ आया कि नहीं आया। अब बताओ इस पूरे साइकिल में नेट एटीपी कितने खर्च हुए, 3 हुए। कितने NADPH खर्च हुए, और कितना CO2 फिक्स हुआ, CO2 फिक्स कितना हुआ, मतलब जुड़ा कितना, अरे एक ही CO2 जुड़ा ना, नहीं समझे। एक साइकिल में, अच्छा दोनों तरीके सुनो, एक साइकिल में क्या, ये वाला कहानी समझ लो, सीधे एग्जाम में नीट में क्वेश्चन सीधे ATP NADPH2 पाएगा, कैलकुलेशन करना तुम गड़बड़ा जाओगे। 1 मिनट सुन लो, जिंदगी भर याद रहेगा।
मैं कह रहा हूं इस पूरे साइकिल में, इस पूरे केल्विन और C3 साइकिल में कितने एटीपी खर्च हुए? 2 और 1। कहां कहां खर्च हुए? एक वो खर्च हुआ रिडक्शन वाले फेज में, एक वो खर्च हुआ, 2 खर्च हुआ रिडक्शन में, वो खर्च हुआ रीजनरेशन में। कितने NADPH खर्च हुए? 2। और कितना CO2 यूज हो गया? मैंने बोला यूज हो गया, तो यूज तो एक ही को नहीं हुआ। अगर मैं बोलता हूं एक साइकिल में कितना खर्च हो गया, तो भी तो एक ही को बोलोगे। तो तुमसे फिक्स बोले, अच्छा रिलीज बोले, कार्बन नंबर हमेशा क्या बोलोगे? एक ही बोलोगे। अब इसका ट्रिक याद करवा देता हूं मैं आपको। खिचड़ी बना दिए हैं तो खा लो। क्या बोलो? खिचड़ी बना दिए हैं तो खा लो नमक डाल के। तीन एटीपी होता है, लेकिन अभी आप NADPH ही बोलो फिलहाल। ये 3 क्यों लिखा पता है? इसका ट्रिक क्या है? पूरे केल्विन साइकिल में कितने एटीपी? इस 2 का मतलब क्या है? कितने NADPH? और इस 1 का मतलब क्या है? अब एक क्वेश्चन पूछें? थक जाता है बेचारा सुनते सुनते। बहुत रात भर कम पढ़ रहा है वो, पढ़ के भमीरा हो गया है। इधर ध्यान सुनो। फॉर वन ग्लूकोज हाउ मेनी ATP, NADPH एंड CO2 रिक्वायर्ड? चलो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए सोच के बताओ। चैलेंज है। 3 2 5 और 1 6। सुत चुपचाप। अब बाकी बच्चे ATP 18, NADPH 12। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। भाई एक बात बताओ, ग्लूकोज में अब तुमको समझ में आ गया, ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? 6। मतलब 6 कार्बन है, तो इसको कंपनसेट कराने के लिए वो कितना साइकिल चलाना पड़ा होगा? 6 साइकिल चलाना पड़ा होगा। और एक साइकिल जब तुम चलाए थे तो क्या 321 का फॉर्मूला आया था? तो 3 गो तुम्हारे पास ATP आया था, 2 गो NADPH आया था और 1 CO2 आया था। तो लेकिन ग्लूकोज तो सर 6 कार्बन मांगता है, तो ये साइकिल 6 बार चला होगा। तो क्या मैं सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा? क्योंकि तो एक क्या है, तो 6 के लिए 6 से मल्टीप्लाई करोगे सर। तो बताओ ATP कितना हो गया? इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 18 ATP एक ग्लूकोज के लिए, 12 NADPH और 6 CO2। याद रहेगा। अब एक बार क्वेश्चन पता है क्या पूछ दिया था? अगर हमें को अपने को ना 5 ग्लूकोज बनाना हो, कितना बनाना हो? 5। तो बताओ 5 ग्लूकोज बनाने के लिए कितने NADPH खर्च होंगे? हाँ जी, आंसर बताओ एग्जैक्ट। 12 25, बहुत सही जवाब है। कितने NADPH खर्च होंगे? 18 25 90। अरे यार नहीं समझे, नहीं समझे क्या? अरे भाई ये कितने ग्लूकोज के लिए था? ये जो काम हुआ है कितने ग्लूकोज के लिए है? 1 ग्लूकोज के लिए हुआ है। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? 5 ग्लूकोज के लिए। तो क्या करोगे? सबको किससे मल्टीप्लाई करो? तो ये कितना हो गया? 90 60। ये कितना हो गया? नहीं आया समझ। एक बात बताओ, रेशियो क्या निकल के आया? 1:2:3, 3:2:1। तो क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रिक क्या था अपना? 3 2 1। अभी भी नहीं समझे? नहीं समझे, मुझे लगता है ऐसा। समझ गए? तो पता ना अगला काम क्या करना है? करो। C3 समाप्त। क्या कह रही? खिचड़ी नहीं लिखेंगे?